हेलो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट कराएंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 11th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, दोनों ही क्लासेस में आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में भी आते हैं और होम क्लासेस यानी कि 11th में भी आते हैं। तो बात करते हैं हम मोल के बारे में। तो मोल क्या है? तो देखिए, मोल यानी कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उपस्थित कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। परमाणुओं की संख्या के बराबर हो पदार्थ का एक मोल कहलाती है। यानी कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में उपस्थित उसके कणों की संख्या जो होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पदार्थ है आपका, इस पदार्थ की मात्रा जो है, इसमें जो कण उपस्थित हैं इसके, इस पदार्थ की मात्रा में, यानी कि जो भी इसकी मात्रा मान लीजिए 25 ग्राम है या 50 ग्राम है, जितना भी है, तो इसमें जो इसके कणों की संख्या है वो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। मोल, इसको हम डिनोट करते हैं, यानी कि मोल को इसे हम प्रदर्शित करते हैं एन से, यानी कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल एन करते हैं। अब बात करते हैं कि 1 मोल को हम कैसे और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मोल क्या है? एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट, यानी कि इकाई है। जैसे कि आप संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे कि एक दर्जन क्या है? एक यूनिट है। तो इसी प्रकार जो आपका मोल है, मोल क्या है? एक यूनिट है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या के रूप में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यूनिट्स के बारे में कुछ देखते हैं। हम कुछ यूनिट जानते हैं, जैसे कि एक दर्जन बराबर क्या होता है? 12 होता है। ठीक है। एक कोरी बराबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। एक सैकड़ा बराबर होता है 100। एक सहस्त्र बराबर होता है आपका 1000। ठीक है। तो 1000 को हम किसके रूप में जानते हैं? एक यूनिट के रूप में, सहस्त्र के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, आपको अंडे खरीदने हैं। ठीक है। आप मार्केट में जा कहते हैं कि हमें 1 दर्जन अंडा दे दीजिए। 1 दर्जन अंडे का मतलब क्या है? यानी कि 12। कितना? 12 अंडे। या फिर आप कहते हैं हमें 2 दर्जन अंडे दे दीजिए। 2 दर्जन अंडे का मतलब क्या हो गया? यानी कि 24 अंडे। कितने? 24। तो यहां पर संख्या कितना? 24 संख्या है। 24 एक बड़ी संख्या है। हम छोटी संख्या में कैसे याद कर सकते हैं उसको? उसकी यूनिट में। कैसे? 24 को हम क्या कर सकते हैं? 2 दर्जन। इसी प्रकार सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 100, और 100 की यूनिट क्या है? यानी कि सैकड़ा। 100 की यूनिट क्या है? सैकड़ा। इसी प्रकार सहस्त्र की यूनिट है 1 सहस्त्र बराबर 1000। ठीक है। क्लियर हो गया आपका? इसी प्रकार अब क्या होगा? 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। यानी कि एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻²3। तो इतनी बड़ी संख्या को हम याद रखने के लिए क्या करते हैं? उसकी इकाई में याद रखते हैं, यानी कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। आप जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं या पदार्थ हो कोई भी, तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं। तो उतने सारे कणों को
याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि वो असंख्य यानी कि आप कह सकते हैं हजारों करोड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है, तो करोड़ों की संख्या में हम याद करने से अच्छा हम उसको मूल में याद करें। किस में याद करें? मूल में याद करें। यही देखिए, आप मान लीजिए आपका ये क्या है 6.022 इंटू 10⁻²3, यानी कि इसके आगे 23 जीरो और होंगी, तो उस संख्या को आप लिखने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, याद रखने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम उसको इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? 1 मोल। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया 1 मोल क्या है। अब बात करते हैं कि मोल के और किस किस के साथ क्या क्या संबंध हैं। मोल के लिए हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो मोल का जो फॉर्मूला होता है आपका, यानी कि N = होता है W/M, यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? N = W/M। यहां पर N क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और W क्या है? पदार्थ की मात्रा या उसका द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा या उसका द्रव्यमान, जो भी उसका भार है पदार्थ का। ठीक है, और कैपिटल M होता है आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब बात करते हैं हम कि 1 मोल बराबर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि नोट 1 मोल सोडियम परमाणु में कणों की संख्या बराबर होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻²3। इसी प्रकार 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻²3। इसी प्रकार आप कह सकते हैं 1 मोल क्लोरीन बराबर भी यही होगा। या फिर आप बात करें कि 1 मोल सोडियम आयन के बारे में, सोडियम आयन कितना होगा? सेम होगा। या फिर हम बात करें कि 1 मोल सोडियम परमाणु, तो भी आपका इतना ही होगा। बात करें हम 1 मोल हाइड्रोजन आयन के बारे, सॉरी हाइड्रोजन अणु, तो भी आपका इतना ही होगा। ठीक है, या हम बात करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, तो भी आपका इतना ही होगा। हम बात करें 1 मोल प्रोटॉन बराबर, तो भी आपका इतना ही होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 मोल चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आयन हो, परमाणु हो, अणु हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी 1 मोल की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 6.022 इंटू 10⁻²3। यानी 1 मोल कुछ भी हो सकता है। 1 मोल परमाणु हो सकता है, 1 मोल अणु हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, या 1 प्रोटॉन हो सकता है, 1 न्यूट्रॉन हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो, लेकिन उसके 1 मोल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻²3। मोल क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ संबंधों के बारे में कि इसके संबंध क्या क्या हैं, किस किस के साथ क्या क्या संबंध हैं। तो मोल का संबंध जो होता है मोलर द्रव्यमान से होता है।
कणों की संख्या से होता है और आयतन से होता है, यानी कि पदार्थ में जो द्रव्यमान है उससे, या पदार्थ के कणों की संख्या, या पदार्थ का आयतन। ठीक है, अब मूलर द्रव्यमान से क्या संबंध है देखते हैं, यानी कि n इज इक्वल्स टू स्मॉल n इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल N। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, अगर हमें मोलर द्रव्यमान फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू W इंटू N या N इंटू W। क्लियर? दूसरा, कणों की संख्या। कणों की संख्या क्या होती है? स्मॉल n, यानी कि मोल बराबर कणों की संख्या अपॉन मोलर, या आप कह सकते हैं Na यानी कि ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? यानी कि एवोगैड्रो नंबर बराबर जो 1 मोल की वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? ऐसे ही इसका संबंध क्या होता है, यानी कि n इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन बटे 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि ये लीटर में होता है। किस में होता है? लीटर में। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, कि मोलर द्रव्यमान क्या है, कणों की संख्या क्या है। ये तो हमने आपको शॉर्ट में फॉर्मूले याद करने के लिए एक ट्रिक दे दी कि आप इनके संबंध कैसे कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपको अगर मोलर मास निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर आपको कणों की संख्या निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको आयतन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और है आपका मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या होता है? यानी कि किसी पदार्थ का एक मोल, कोई पदार्थ है उसका एक मोल जितना आयतन ग्रहण करता है, जितना आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है, या फिर उसे उसका मोलर आयतन कहते हैं। मोलर आयतन को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन 22.4 लीटर। अब बात आ जाती है कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या है 22.4 लीटर। आप याद रखेंगे कि जितने भी गैसेस होते हैं उनके एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर में ही मापा जाता है। कितना? 22.4 लीटर में मापा जाता है। तो यानी कि आप नोट में लिखेंगे यहाँ नोट, यानी कि एक मोल गैस, एक मोल गैस का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये इसका नोट में आप लिखेंगे कितना, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है सदैव, कितना 22.4 लीटर। अब बात करते हैं हम एवोगाद्रो संख्या की। एवोगाद्रो संख्या हमने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है एवोगाद्रो संख्या का, या फिर एवोगाद्रो संख्या क्या होती है। तो एवोगाद्रो संख्या यानी कि किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कणों को दर्शाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ हो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
कण उपस्थित हैं उन कणों को जिस संख्या के द्वारा हम दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आगे लिखेंगे हम इसमें, इसे NA से प्रदर्शित करते हैं, NA से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि NA एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻²3। यानी कि कोई भी पदार्थ हो उसमें जो उसके कण यानी कि इतने कण उपस्थित हों तो उसको दर्शाने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का रिलेशन मोल से क्या होता है? यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। क्लियर है? यानी कि Na बराबर इतना और 1 मोल बराबर भी इतना। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था इसमें, यानी कि 1 मोल बराबर क्या होता है? यानी कि 1 मोल कुछ भी हो सकता है। 1 मोल परमाणु हो सकता है, 1 मोल परमाणु या अणु हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। सबकी संख्या क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻²3। यानी कि सभी की संख्या क्या होने वाली है आपकी? 6.022 इंटू 10⁻²3। चाहे आप कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू ये, या फिर कह सकते हैं एवोगाड्रो संख्या। ये निश्चित संख्या है एवोगाड्रो संख्या। मोल की संख्या क्या होगा? जितने आपके मोल्स बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए 2 मोल हो जाए, अगर यहाँ पर 2 मोल हो तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हो जाए तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितना मोल उतनी इसमें संख्या से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में आपका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें इसको मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? यानी कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल के साथ संबंध क्या होता है? यानी कि N इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। क्लियर है? अब और इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ सकते हैं हम, यानी मोलर द्रव्यमान यानी कोई भी अगर यौगिक है उस यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित हैं, किसी भी यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का गुणनफल जो होगा वो क्या कहलाता है? आपका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए H2O का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान हम निकाले हैं तो क्या होगा? H2O यानी कि H कितना है? H का जो मोलर यानी कि द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? अणुभार 1। कितने परमाणु हाइड्रोजन के इसमें? 2। 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18
ग्राम पर मोल, पर मोल, ठीक है। यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो हम ग्राम प्रति मोल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? ग्राम प्रति मोल में लिखते हैं। तो स्पष्ट हो गया आपका कि मूलक द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि जितने भी यौगिक होते हैं उन यौगिकों में उपस्थित उनके परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आपका जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? NaCl का, तो Na का आप जानते हैं कितना होता है? परमाणु भार 23 Na का, और प्लस Cl का कितना होता है? 35.5। तो इसका टोटल मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे किसी और का निकालते हैं, मान लीजिए तीसरा HNO3 का निकाल के देखते हैं। HNO3 का कितना होगा? हाइड्रोजन कितना है? 1 है, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, यानी कि 1 + 14 + 48 इज इक्वल्स टू 63 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? तो मोलर द्रव्यमान आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ आपको परमाणु भार याद करने हैं और कुछ परमाणु क्रमांक याद करने हैं, जिससे कि आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे अभी हमने इसका मोलर द्रव्यमान निकाला, मान लीजिए आपको परमाणु भार आते हैं तभी आप इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर परमाणु भार नहीं आते हैं तो आप इसका मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ आपको परमाणु भार और उनके परमाणु क्रमांक लिखवा देते हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम आपको यहाँ शॉर्ट में करा देते हैं। जैसे कुछ परमाणु मान लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, फेरस, एटसेट्रा। आप आगे याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। जैसे कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए हम इसको किसी परमाणु को x मान लेते हैं, या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हम नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, यहाँ भी कर सकते हैं आप कि एटॉमिक नंबर आगे कर दें इधर और इधर एटॉमिक मास कर दें, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। आगे बोलो, देखिए इसका कितना होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। नेक्स्ट सोडियम का कितना होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर और 27 एटॉमिक मास। फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 31। क्लियर। और सल्फर 16 एटॉमिक मास 32। क्लोरीन 17 और एटॉमिक मास 35.5। आर्गन 18 एटॉमिक मास 40। ठीक है।
पोटेशियम 19, एटॉमिक मास 39, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। ठीक है, ये आपको कुछ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद करने हैं, जिससे कि आपको अगले वीडियो हम न्यूमेरिकल कराएं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि आप इतने सारे फॉर्मूले करा दिए, इतना सब कुछ लिखवा दिया, कैसे याद रहेगा? तो बेटा याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि आप याद होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि हमें याद नहीं है। तो याद हमें कोई भी चीज़ कब आती है? इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्हें को याद रखना आसान काम तो होता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्या रहती हैं? सेव रहती हैं, यानी कि स्टोर्ड रहती हैं। ठीक है, इन्हें वहाँ से निकालने के लिए हमें एक पीछे से यानी कि कोई पंच करे, तभी हम इस चीज़ को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको स्ट्राइक या पंच करने की आवश्यकता होती है, जो आप इस चीज़ को दोबारा से याद कर सकें। जैसे कोई फॉर्मूला है, आपने याद किया, नहीं याद आ रहा नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो भी तो आपको पंच करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन में क्या किया लिखा होता है, यानी कि उसमें कहा जाता है आपसे कि यह सिद्ध कीजिए या फिर यह ज्ञात कीजिए, तभी आप उस क्वेश्चन के फॉर्मूले तक पहुँचते हैं। अच्छा, इसमें ये पूछा है तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आप याद करिए इसको, बाकी पंच करने का काम है तो हम पंच करते रहेंगे आपको, और आप याद करो तो आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है।